हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम राजनीति शास्त्र की फर्स्ट क्लास आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। इस क्लास में आप सीखेंगे बेसिक्स के बारे में, जिसमें आप राजनीति के अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम संविधान के बारे में जानने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें संविधान के बारे में, संविधान जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक नियम कानून की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है संविधान। आज से पहले यानी कि दुनिया में सबसे पहला संविधान जो कि लिखित संविधान था, वो सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था। लिखित संविधान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कानून को समझने में लोगों को आसानी होती है, और इसमें हम सीखेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो आज जो हम सीख रहे हैं संविधान, चैप्टर फर्स्ट है हमारा, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, मतलब संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान प्रचलन में आया कैसे। तो इसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर की जो समरी है, मैं पहले समरी बताना चाहूंगा और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नोट डाउन करने से आपके ब्रेन पे जो भार है वो कम हो जाएगा और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसी चीज़ें हैं बिल्कुल वैसा ही समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सीखने का है वो ये है कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है ना, तो भाई आप ही बताइए संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बेसिक सा, तो संविधान की आवश्यकता क्यों है। अगर हम इस चीज को जानना चाहते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 5 नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है या 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको एक ही बात नहीं समझानी, आपको एक ही पैराग्राफ नहीं लिखना, आपको कुछ बातें लिखनी है जो आपको सबसे पहले मतलब कि आपके दिमाग में होनी चाहिए या आपकी नोटबुक आंसर राइटिंग में होनी चाहिए। तो वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली खूबी जो संविधान की, जिसकी वजह से हमें संविधान की जरूरत पड़ती है, वो है संविधान जो है तालमेल बढ़ाता है। तालमेल बढ़ाता है, तो संविधान तालमेल बढ़ाता है, तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, और भरोसा दिलाता है। अब एक सबसे पहली बात ये आती है, तालमेल कैसे बढ़ाता है। अब आपको ये समझना होगा, राइट। आप मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि आप ये समझिए कि आप एक व्यक्ति हैं, सपोज करिए आपका नाम रमेश है। आपका नाम रमेश है और आपको 2 ग्रुपों के लिए नियम बनाने हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, और अगर आपको पता है कि भाई आप एक ग्रुप के मेंबर हैं, ए ग्रुप के मेंबर है, तो आप जितने भी नियम कानून बनाएंगे तो वो ए के फेवर में बनाएंगे, राइट। समझ में आ रही बात। या आप एक लड़के हैं तो सारे कानून जो है आप लड़के के फेवर में बनाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए संविधान हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए, ताकि, या आप इसे कह सकते हो संविधान हमें इस तरीके से बना होना चाहिए कि जिसमें ना तो ग्रुप आपको बताया जाए कि आप एक ग्रुप में भी या ए ग्रुप में है या बी ग्रुप में है, ये आपको नहीं बताया गया है, और फिर आपको कहा गया है कि भाई आपको संविधान बनाना है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप ऐसे नियम कानून बनाएंगे जिसमें कि आप दोनों के हितों को देखकर नियम कानून बनाएंगे, दोनों को हितों को देखकर आप सभी चीजों को समझेंगे और उसको लागू करेंगे, राइट। अब इसमें देखिए सीधी सी बात यही बताइए, कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, और कल्पना यह भी करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न है ना, और उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। आप जानते हैं सभी लोग अलग अलग धर्म मानते हैं, कोई हिंदू मानता है, कोई मुसलमान मानता है, कोई ईसाई मानता है, कोई ऐसे भी है जो धर्म को मानते ही नहीं है। ठीक है, और वे और आधारों पर भी भिन्न भिन्न है, जैसे कि व्यवसाय के आधार पर अलग है, उनकी भिन्न मतलब उनके अलग अलग शौक भी हैं, कोई सिनेमा से लेके किताबों तक उनकी अलग अलग पसंद है। कुछ में से उनमें से कुछ धनी भी हैं तो कुछ गरीब भी हैं, कुछ लोग बूढ़े भी हैं तो कुछ लोग जवान भी हैं। तो कल्पना करें कि ऐसे समूह के बारे में या ऐसे समूह के सदस्यों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद तो हो सकता है, सीधी सी बात है। जैसे कि व्यक्तियों को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, है ना, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय ले लेना चाहिए, है ना, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना वेतन खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोगों में
इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, राइट। जो भी मैंने प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए इनके अलग अलग उत्तर होंगे, राइट। लेकिन अपनी विभिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है, राइट। एक व्यापारी को एक मजदूर की भी जरूरत है, राइट। ऐसा होता है ना, एक डॉक्टर को एक मरीज की जरूरत है। तो इस समूह को शांतिपूर्वक साथ में रहने के लिए क्या चाहिए, राइट। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं, ठीक है। इस समूह के ऐसे नियम क्या होने चाहिए? कल्पना करें कि एक ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा कि प्रत्येक सदस्य अपने को ही असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। ये बिल्कुल जानवरों में होता ही ऐसा कि जब एक जानवर दूसरे जानवर को देखता है तो वो उसको तरफ घूरने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसको कमजोर समझे, राइट। ऐसा इंसानों के साथ भी हो सकता है कि अगर इंसान अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट जिनका अलग अलग है, सब चीज जिनकी अलग अलग है, तो वो व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर भरोसा कैसे करे, है ना। तो कुछ ऐसे नियम कानून होने चाहिए जिन पे सभी लोग एक्सेप्ट करें। तो वो नियम कानून कौन बताता है? हमें संविधान ही बताता है। जैसे किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है ना, जो बुनियादी नियम सभी के लिए हो, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे, मतलब न्यूनतम आपस में मेलजोल बना रहे, ठीक है। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप रेड लाइट को क्रॉस कर देते हैं तो आपके देखो देख दूसरे लोग भी रेड लाइट को क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसे नियम कानून भी बने होने चाहिए कि कोई रेड लाइट को क्रॉस ही ना करे, है ना, ताकि आप भी क्रॉस ना करें, राइट। इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने से उन्हें दंड दिया जाएगा। तो समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं? तो नियम कानून कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे कि सभी के लिए समान दंड हो, राइट। तो सबसे पहले जो चीज है तालमेल बढ़ाता है, उसमें जो हम सीखने की चीज जो है वो हमारे पास सीखने की चीज ये है कि संविधान का पहला कार्य, है ना, संविधान का पहला कार्य आता है आपके सामने कि संविधान का पहला कार्य क्या है। तो इसमें लिख सकते हो आप, ये इसी बात को एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये एक लाइन जो मैं लिख रहा हूं उसी को एक्सप्लेन किया। संविधान का पहला कार्य है, संविधान का पहला कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए, ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये बात याद होगी ना आपको, तो मैंने जो कहानी बताई है वो कहानी भी आप अपने आप बना के लिख दोगे, राइट। संविधान का पहला कार्य क्या है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हो जिसको सोसाइटी के लिए अवेलेबल कराया जाए और सोसाइटी उनको फॉलो करे, हर एक जाति का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति फॉलो करे। तो पहला काम तो यही है कि तालमेल बनाना लोगों में, चाहे वो कोई भी जाति का हो, आपस में तालमेल बनना चाहिए, झगड़ा नहीं बढ़ना चाहिए, भरोसा एक दूसरे पे होना चाहिए कि भाई ये सभी व्यक्ति जो है इस बात को मानेंगे। तो ये संविधान का पहला कार्य है जो हमें समझना चाहिए। दूसरा जो है संविधान का दूसरा जो कार्य है उसके बारे में समझते हैं। अब दूसरा कार्य जो है जो हमें समझना चाहिए वो है निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषता। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। भाई कौन सी शक्ति किसके पास होगी, कौन क्या डिसीजन ले सकता है, कौन क्या बना सकता है देश में, किस चीज का निर्माण किया जा सकता है ना। संविधान का दूसरा कार्य है निर्माण, है ना। संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखने की है वो ये है कि संविधान का दूसरा कार्य है, संविधान का
दूसरा कार्य है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? किसके पास होगी? संविधान यह भी तय करता है, संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, कि सरकार कैसे निर्मित होगी। अब इसमें आपको ये नहीं बताना कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, फलाना ढिकना, नहीं। आपको सिर्फ ये बताना है कि संविधान का दूसरा कार्य ये है कि भाई कैसे लोगों के पास कैसी शक्ति होगी। प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होगी, राष्ट्रपति की शक्ति क्या होगी, मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, राज्यपाल क्या कर सकता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। अब ये चीजें समझने के लिए आपको राष्ट्रपति की शक्तियां समझना जरूरी है, प्रधानमंत्री की शक्तियां समझना जरूरी है, राज्यपाल क्या होता है इसको समझना जरूरी है, मुख्यमंत्री क्या होता है इसको समझना जरूरी है। इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको सारी मुख्यमंत्री की शक्तियां बताऊंगा, प्रधानमंत्री की शक्तियां बताऊंगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इस किताब में क्या लिखा है जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो इसी बात को एक्सप्लेन करता है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण होता है, मतलब कि सरकार बनती है। मतलब संविधान के अंदर जो नियम कानून बताए गए हैं उन नियम कानूनों के आधार पर ही सरकार का निर्माण होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या है, क्या हो, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन, मतलब वो नियम कौन बनाएगा। आपको कै नियम बनाने की इच्छा है, मान लीजिए कोई भी XYZ नियम है उसको बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग कै नियम बनाना चाहते हैं, तो फिर कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों पर हम शासन हो, मतलब किसकी इच्छा वाले नियम को बनाया जाए। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, मतलब कि आपको लग रहा है कि आपके जो बताए हुए नियम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरों को लगता है कि उनके द्वारा बताए गए नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसका विवाद कैसे सुलझाया जाए। अंततः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों पर शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन, राइट। तो नियम कानून को बनाएगा कौन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर देता है। संविधान ही बताता है कि नियम कानून कौन बनाएगा। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है कि शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा ना। इस प्रश्न का उत्तर है सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता था, है ना, राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था, है ना। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है, मतलब कि जनता के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में एक लोकतांत्रिक सिद्धांत होता है, एक राजतांत्रिक सिद्धांत होता है, ठीक है, संविधान होता है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि आप मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधि कौन होता है? जो हमारी तरफ से बोलता है सरकार के सामने, है ना। जैसे वकील हमारी तरफ से बोलता है ना जज के सामने, ठीक वैसे निर्वाचित कौन होता है? जो हमारे लिए बोलता है सरकार के सामने, हमारे हितों को रखता है। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो? अब भाई मान लीजिए जो वकील हमारा बोलेगा जज के सामने, ठीक वैसे हमारा प्रतिनिधि जाता है सरकार के सामने जो हमारे हितों को रखता है, तो उसका चयन कैसे करें? अब उस प्रतिनिधि को कैसे चुने, ये भी कौन बताता है? संविधान ही बताता है, ठीक है। और कुल कितने प्रतिनिधि हमारी तरफ से सरकार के अंदर बोलने वाले, वो भी संविधान ही बताता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अब यहाँ पे देखिए 4 स्तंभ होते हैं, मैं 4 स्तंभों के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो पहले बात ये समझ लीजिए, संसद क्या करती है? कानून बनाती है, ठीक है। इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। अब ये संसद कैसे बनेगी ये भी कौन बताता है? संविधान ही बताता है। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने के अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद का कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कानून होना चाहिए कि भाई संसद ही कानून बनाएगी। यह काम भी कौन करता है? संविधान ही करता है। तो संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान से पावरफुल कुछ भी नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है इसमें, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसमें जो दूसरी चीज जो समझने की है, तीसरा जो काम है संविधान का, उसको समझते हैं। तीसरा जो काम है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। मतलब ये संविधान का तीसरा कार्य क्या है? पहला काम क्या है भाई संविधान का? पहला काम है संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। ठीक है। दूसरा काम है संविधान निर्णय निर्माण की शक्तियों की विशेषताओं के बारे में बताता है कि किसके पास शक्ति होगी, कौन क्या कर सकता है। तीसरा, सरकार क्या करता है? शक्तियों पर सीमाएं भी लगाता है, यानी कि सरकार क्या नहीं कर सकती ये भी बताता है कौन? संविधान। ताकि संविधान जो सरकार जो है दुरुपयोग ना कर सके अपनी शक्तियों का। तो तीसरा काम जो है संविधान का वो है शक्तियों पर सीमाएं लगाना। संविधान का तीसरा कार्य है, संविधान का तीसरा कार्य है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ठीक है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सरकार आ गई पावर में और वो चाहे वो संविधान को बदलना चाहे तो ऐसा ना कर पाए। इसलिए संविधान ये भी तय करता है कि सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाए ताकि अपनी शक्तियों का सरकार दुरुपयोग ना कर सके जनता पे शोषण करने के लिए। ठीक है। तो ये इसका मतलब कि तीसरा इसका काम है जो कि संविधान के बारे में। अब देखो इसमें क्या बताया गया है। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन लेगा, किंतु जब सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि यह कानून पूर्णतः अनुचित है। मतलब कि ठीक है, शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि ठीक है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। मान लीजिए ऐसा कर दिया, धर्म का पालन नहीं करना आपको। या उसने निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, सरकार अब ऐसे कर रही है। या कुछ आप कुछ गीत गाने को स्वतंत्रता से नहीं गा सकते। या किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नियम निकाल दे, है ना। उन्हें किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने का कोई अधिकार ना हो, ऐसा सरकार कोई नियम निकाल दे पावर में आने के बाद। सरकार किसी को भी अपने मन चाहे तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। या किसी खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाए। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित लगेंगे और अन्यायपूर्ण लगेंगे, राइट। यद्यपि यह सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी है, फिर भी उन्होंने ऐसे कानून बनाए। ऐसे भी कानून बना सकते देखो, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। ठीक है। तो संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। मतलब कि सरकार हमें पागल बनाए, इससे पहले सरकार की जगह जनता को इतना जागरूक कर दिया जाए कि उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाए, जिससे कि वो कोर्ट में जाके सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके और सरकार के विरुद्ध वो सही स्टेप ले सके ताकि सरकार उनका शोषण ना करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाती है वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से कि मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। मौलिक अधिकार ही इंसान को, नागरिकों को शक्ति देते हैं और सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं कैसे लगाई जा सकती है, राइट।
अगला जो है, हमें जो चौथा कारण है जो हमें संविधान की जरूरत है, वो है समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को पूरा करने के लिए। समाज की आकांक्षाएं एवं लक्ष्य। हर एक समाज की एक आकांक्षा होती है, एक मतलब कि ड्रीम होता है। हर एक समाज का एक मिशन होता है कि भाई वो अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ खाना खाए, हेल्दी रहे, है ना, स्वच्छ हवा हो उनके पास, जीने के लिए अच्छा माहौल हो, है ना, अच्छा व्यवहार हो, सब कुछ अच्छा हो, चोर चकाटी ना हो, मतलब कि कुछ भी बुरा ना हो, सब कुछ अच्छा हो। सभी समाज की ये उम्मीदें होती हैं अपने सरकार से कि सरकार ऐसा वातावरण बनाए जिससे कि समाज में अच्छा खुशहाली का माहौल रहे और रोजगारों के अवसर बढ़ते रहें। तो संविधान का ये लक्ष्य भी है कि कुछ इस प्रकार से नियम बनाए जाएं जिससे कि समाज की आकांक्षाएं और अपने लक्ष्य पूरे कर पाए। यानी कि लोगों को काम करने की आज़ादी हो, लोगों को बिजनेस करने की आज़ादी हो, लोगों को अपने मन चाहा जीवन जीने की आज़ादी हो, लोगों को अपने मन चाहा कोई भी काम चालू करने की आज़ादी हो, कोई भी जॉब करने की आज़ादी हो। मतलब कि ये सभी चीज़ें जो है हमारा संविधान ही बताता है कि जो हमें बताता है आर्थिक स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता के चैप्टर में हम पढ़ते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में कि आर्थिक स्वतंत्रता हो गई, सामाजिक स्वतंत्रता हो गई, व्यवहारिक स्वतंत्रता हो गई, शैक्षणिक स्वतंत्रता हो गई, शिक्षा के रूप में आपको सारी मतलब कि फैसिलिटी प्रोवाइड करे। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण, सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था। लेकिन 20वीं सदी के अतिरिक्त अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, बस एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रोवाइड करता है कि जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके, समाज की आकांक्षाओं और उनके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताएं की गहरी खाइयां हो, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही काफी नहीं है, वरना सरकार को समर्थ शक्तिशाली बनाना भी मतलब बल्कि उसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा जिससे वो असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों को निपट सके। तो विभिन्न रूपों को निपटने के लिए क्या कर सकती है? रोजगार के अवसर बढ़ा सकती है, एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकती है। ठीक है, संविधान की हमें आवश्यकता किस लिए? ताकि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूरा कर सके। तो संविधान का चौथा कार्य क्या है, इसको समझिए। संविधान का चौथा कार्य कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। ठीक है, तो ये संविधान का चौथा कार्य है। तो हमने संविधान के 4 कार्यों के बारे में अभी सीखा। आगे का जो अध्याय है हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। तो मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।